हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व करेंगे रिवीजन के तौर पे, जिसमें एक वन शॉट रिवीजन होगा आपका सारी चीज़ों का जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वीडियोस में। ठीक, तो इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट जो भी आते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिवाइज करेंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें से आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं, बस हम यहाँ पे एक तरीके से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो चीज़ आप भूल गए हो तो उसको रिकॉल कर लेना, कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे तो उनको थोड़ा समझ लेना और लर्न कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उससे कुछ ना कुछ तो आता है। कल भी आपने देखा होगा सीनेट का जो एग्ज़ाम पेपर आया, जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से काफ़ी 10 से 15 क्वेश्चन तो एज इट इज़ मेरे एमसीक्यू से ही उनको आए हैं, और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, ट्रिक्स बताई थी, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल 20 से 25 क्वेश्चन उनको हेल्प मिली है उस पेपर में। ठीक है, बाकी पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। इसमें चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमारा इंग्लिश पोर्शन है, तो इंग्लिश पोर्शन में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट राइट्स शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। मतलब शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्शन। यहाँ पर ग्रामेटिकल करेक्शन क्या है? हैव को हैज़ लिखना है, कंप्लीटेड में कंप्लीट्स लिखना है, हर में हिज लिखना है, या नो चेंज, कोई इसमें करेक्शन नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ई, दैट इज हैव की जगह हैज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर, तो शी सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, हैज़ आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। ये आपको एक इडियम दिया है, इसका करेक्ट मीनिंग पूछा है। ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब क्या होता है ये बोल रहा है। ऑप्शन है समथिंग बैड, समथिंग गुड हिडन इन बैड सिचुएशन, अ कर्स और अ लाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समथिंग गुड हिडन इन बैड सिचुएशन, मतलब बुरी अवस्था में भी या बुरे समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होना, ये क्या होता है? ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 ईयर। तो वो यहाँ पर इतने 5 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर, सिंस, फ्रॉम या बाय? करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर, क्योंकि ये लाइक ड्यूरेशन है 5 ईयर्स का, तो ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है, आइडेंटिफाई एरर, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। इसमें एरर बतानी कि इसमें ये जो सेंटेंस लिखा है नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, इसमें गलती कहाँ पे? नाइदर में, बॉयज़ में, आर में या फिर प्रेजेंट में? करेक्ट आंसर क्या होगा? आर, बिकॉज नाइदर ऑफ द बॉयज़ मतलब ईच बॉय एज अ सिंगुलर यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, तो एज अ सिंगुलर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो आर नहीं इज आएगा, इसीलिए यहाँ पे आर जो है वो इनकरेक्ट है, यही हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट वॉइस। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपका सेंटेंस गिवन है, इसका आपका करेक्ट पैसिव वॉइस आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आपके कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर आपका चूज करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल हम कभी नहीं लिखते, बाय सीता, बाय गीता, कोई नेम होता तो ठीक है, बट पीपल जो टर्म है हम उसके लिए हमेशा कभी बाय यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर है वर्ड मीनिंग, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है, नहीं सिनोनियम बताना है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, रिड्यूस, डिस्ट्रॉय या क्रिएट। तो जो टर्म एलिविएट होता है इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, रिड्यूस। जैसे कि हम अपनी नर्सिंग फील्ड में ये टर्म यूज़ करते हैं, टू एलिविएट द पेन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट के पेन को रिड्यूस यानी कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे एलिविएट का मतलब होता है क्या? रिड्यूस। एक टर्म और इसी तरह होता है एलिवेट, तो एलिवेट मतलब होता है उठाना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, स्पेलिंग क्या बोल रहा है आपसे, कंफ्यूज मत होना और सिली मिस्टेक करके मत आना। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर है फिल आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है, ए एन द या नो आर्टिकल, क्या भरोगे? आई यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा आ यूनिवर्सिटी। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं और उनके साथ हमेशा एन लगता है, और यहाँ पे यू है तो एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, आई यूनिवर्सिटी क्यों आ रहा है? तो साइंस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। और पहली बात तो ये साउंड जो करता है ना, ये यू लाइक ऐसे साउंड करता है, जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, ना कि एग्जैक्ट यू से, इसीलिए इसमें आ आएगा ना कि एन आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, गलती मत करना। फिर चूज सिनोनियम्स ऑफ स्कार्स। स्कार्स का आपसे सिनोनियम पूछ रहा है, तो स्कार्स मतलब होता है समथिंग लिमिटेड, मतलब बहुत कम होना। तो कम मतलब कम होना या लिमिटेड होना, तो उसका दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? रेयर, बहुत ही कम पाया जाना, जबकि प्लैनेटरी इनफ ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। इसमें से एडजेक्टिव क्रियात्मक चीज़ कौन सी है? क्विकली, ऑनेस्ट, रन या स्पीक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑनेस्ट।
फिर एक करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, विद अ डॉक्टर, बाय अ डॉक्टर और फ्रॉम अ डॉक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। यहाँ पे करेक्ट आएगा प्रपोजिशन टू। ठीक है, इसको याद रखना। फिर हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग नॉर्मल, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट है, वो अचेत है, मतलब उसको होश नहीं है, वो बेहोश है, लेकिन वो प्रॉपरली सांस ले रहा है, तो व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो आपका पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा एज अ नर्स, आप क्या देखोगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, चेक एयरवे। सांस ले रहा है लेकिन फिर भी हमें उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करना है। ठीक है, तो चेक एयरवे इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है अ नर्स नोटिस रेडनेस ओवर बोनी प्रोमिनेंस, दिस इंडिकेट्स, मतलब एक पेशेंट है, उसका बोनी प्रोमिनेंस मतलब उभरा हुआ पार्ट है बोन का किसी बॉडी में, तो उसमें उसको रेडनेस यानी लालपन अगर देखने को मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग को, बेड सोर या रिस्क को, या एलर्जी या फिर बर्न। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बेड सोर रिस्क। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं, जो किस वजह से होता है, लॉन्ग टाइम बेड रिडन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज ब्लीडिंग हैविली, प्रियोरिटी इज, एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी खून बह रहा है, तो आप क्या प्रियोरिटी दोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, चेक बीपी, बीपी चेक करोगे, स्टॉप ब्लीडिंग, गिव मेडिसिन या आस्क हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर होगा स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग को रोकोगे। फिर हैंड वॉशिंग प्रिवेंट, हैंड वॉशिंग से हम क्या किससे बचते हैं, पेन, इन्फेक्शन, फीवर या फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचते हैं। फिर है पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुड बी, एक पेशेंट है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम उसको क्या पोजीशन देंगे, फ्लैट, फाउलर, सुपाइन या ट्रेंडलेनबर्ग। करेक्ट आंसर इज बी, फाउलर्स पोजीशन। ये मैंने काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन किया है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको 45 डिग्री ऐसे उठा देंगे बैठाने की वाली पोजीशन पे, तो थोड़ा उसको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। फिर है पल्स इज बेस्ट चेकड एट, जो हमारी पल्स यानी नाड़ी होती है, हार्ट रेट होती है, वो हम करेक्टली कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं आर्टरीज से। ठीक है, ये याद रखना, ये आर्टरीज से करेक्टली चेक होती है, ना कि वेन्स से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर है अ नर्स मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज, एक नर्स को गोपनीयता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि, क्यों, लॉज, लॉ की वजह से, एथिक्स की वजह से, रूल्स या ऑर्डर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एथिक्स। ये हमारे एथिक्स बोलते हैं, जो नर्सिंग एथिक्स होते हैं। फिर है अ स्टेराइल फील्ड इज कंटामिनेटेड व्हेन, स्टेराइल फील्ड अगर कोई है, वो कब कंटामिनेटेड मानी जाएगी, कि वो गंदी हो गई है, अगर वो कवर्ड होता भी या टच बाई नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट, या ड्राई या क्लीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टच्ड बाई नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट। अगर वो नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट से टच हो गई है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो स्टेराइल नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवी इंजेक्शन डिलीवर्स ड्रग, आईवी जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो ड्रग्स को कैसे डिलीवर करते हैं, स्लोली, इनटू मसल, इनटू वीन या अंडर स्किन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इनटू वीन्स, धमनियों में। फिर है शॉक लीड्स टू, शॉक का क्या मतलब होता है, हाई बीपी, लो बीपी, हाई शुगर या नॉर्मल पल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लो बीपी, बीपी एकदम लो चला जाता है, उसको हम शॉक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे बोल रहा है अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कल चेंजेस डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक बॉडी है, एक सर्कल में एक बॉडी घूम रही है, जो कॉन्टिन्यूसली अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है, लाइक इधर पहले राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर अपवर्ड, इस तरीके से डाउन चेंज कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, नो एसेलरेशन, कोई एसेलरेशन नहीं, कोई त्वरण नहीं है, कांस्टेंट एसेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है, या फिर रैंडम मोशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, मतलब सेंटर की तरफ त्वरण यानी एसेलरेशन लग रहा है। सर्कल में हमेशा कौन सा एसेलरेशन का काम करता है, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। फिर है इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो आफ्टर मोशन वर्क डन इज, अगर डिस्प्लेसमेंट यानी डी जीरो है वर्क डन के बाद, सॉरी हाँ मोशन के बाद, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, या फिर इट डिपेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑलवेज जीरो। क्यों, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू डी, जहाँ पर अगर डी जीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर है देन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज़ सेम एक्सेलरेशन रिगार्डलेस ऑफ मास ड्यू टू, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें जी सेम एक्सेलरेशन है, जी मान लीजिए, ठीक है, वो क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन मिरर इमेज डिस्टेंस इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मिरर कौन सा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई मिरर है, अब कौन सा हमें बताना है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो ये मिरर के
इधर साइड जो इमेज बनेगी वो भी उतनी इक्वल डिस्टेंस पर ही बनेगी जितनी यहाँ है, जो मिरर से जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पर इमेज बनेगी। ऐसा किस मिरर में होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या फिर नन? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर। ऐसा हमेशा प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। फिर है इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ हमेशा क्या होती है? घटती, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज डिक्रीजेज। फिर अ वायर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन, जो वायर का रेजिस्टेंस यानी आर होता है वो कब बढ़ता है? जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो, एरिया इंक्रीज हो, टेम्परेचर बढ़े या फिर वोल्टेज बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी। अगर उसका लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। फिर वर्क डन इज जीरो व्हेन, वर्क डन जीरो कब माना जाएगा? जब फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एंगल 90 डिग्री हो या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑल। क्यों? अगर हम मान लीजिए फॉर्मूला है हमारा W इक्वल्स टू एफ इंटू डी, यहाँ पे अगर F जीरो हो जाए तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, और अगर एफ डी कॉस थीटा होता है एग्जैक्टली, अगर एंगल 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू वैसे ही जीरो होती है, तो ऑल टोटल वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो कुछ भी इसमें से अगर ऐसा ऑप्शन है तो वो वर्क डन को क्या करेगा? जीरो करेगा, इसलिए ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, लाइट किस में ज़्यादा तेज चलती है? ग्लास, वाटर, वैक्यूम या फिर एयर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्यूम में। फिर पावर इज रेट ऑफ, पावर किसका रेट होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्क का, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज, एक कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बियॉन्ड एफ यानी बियॉन्ड फोकस, या फिर एट फोकस, या बिटवीन फोकस एंड पोल, या फिर एट इन्फिनिटी। तो आंसर होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा तो जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स वगैरह में। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ स्टेट, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का क्या मतलब होता है? कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कंजर्व यानी कांस्टेंट रहना। फिर है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज, साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि नो एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, नो मीडियम, नो फ्रीक्वेंसी एंड नो वेवलेंथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नो मीडियम, क्योंकि इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। फिर है इफ मास डबल्स मोमेंटम, अगर मास को हम डबल कर दे तो मोमेंटम पे क्या फर्क आएगा? सेम रहेगा, डबल रहेगा, हाफ हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्यों? मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। अगर हम मास डबल कर रहे हैं तो मोमेंटम भी डबल होगा, क्योंकि p यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या फिर एटम? करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एग्जैक्टली। फिर है यूनिट ऑफ प्रेशर इज डिराइव फ्रॉम, यूनिट ऑफ प्रेशर हम किससे इसमें निकाल सकते हैं? फोर्स बाई एरिया, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी बाई टाइम या फोर्स बाई टाइम? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फिर है अ लेंस ऑफ पावर प्लस 2d इज, अगर किसी लेंस का जो पावर है वो +2d है तो वो कनकेव लेंस होगा, कन्वेक्स होगा, प्लेन होगा या सिलेंड्रिकल होगा? तो करेक्ट आंसर हमेशा क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स, क्योंकि जो पॉजिटिव पावर होती है वो कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज़ की जाती है। अगर यहाँ पे -2d यानी निगेटिव होता तो कॉन्केव लेंस आपका आंसर होता है। इसको याद करना, ये थोड़े न्यू क्वेश्चन है फिजिक्स के, क्योंकि सीनेट में भी फिजिक्स का जो पोर्शन था थोड़ा सा हाई लेवल का आया था, इसीलिए मैं उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। फिर एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन, एक्सेलरेशन कब जीरो माना जाएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड जीरो हो, फोर्स जीरो हो या फिर बोथ एंड। ए एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेट फोर्स जब जीरो हो तो क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट अगर होगा या फिर जो फोर्स है वो जीरो होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज एट रेस्ट, मूविंग चार्ज, न्यूट्रल बॉडी या फिर ग्रेविटी? करेक्ट आंसर क्या होगा? मूविंग चार्ज की वजह से होता है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम किससे रिलेटेड होते हैं? फोर्स एंड एनर्जी, वर्क या काइनेटिक एनर्जी, पावर एंड एनर्जी या फिर स्पीड एंड वर्क से रिलेटेड होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर है अ वेव कैरीज,
वेव में क्या होता है, मैटर, एनर्जी, मास या फिर चार्ज? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एनर्जी। जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन बिकॉज, जो रिएक्शन रेट होती है वो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पर निर्भर करती है, क्यों? बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस, आयतन चेंज होता रहता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर या फिर प्रेशर। करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल होंगे और उतना ज़्यादा उनमें कॉलिजन यानी टकराव होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। मतलब जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। घनत्व जितना होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और जितना पास पास पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा वो कोलिजन यानी एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो जो रिएक्शन की रेट है वो भी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। इसीलिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आयनाइजेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं इन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर HCl है तो अपना किसी सॉल्यूशन में ये प्रॉपर आयनाइज हो जाएगा, यानी अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। फिर है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे बढ़ता है, वीक फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से, टेम्परेचर से या फिर प्रेशर से? करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उनको तोड़ने के लिए, इसीलिए उनको उतना ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेचर का बढ़ना। तो टेम्परेचर हम कब बढ़ाएंगे, जब हमें बहुत ज़्यादा टाइट मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अगर फोर्सेस होंगे तो उनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा। फिर है हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइंस, हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या पता लगाते हैं, शेप, मास, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी? तो इससे हम पता करते हैं शेप का। हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइंस मॉलिकुलर ज्योमेट्री, इससे हम पता करते हैं ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मतलब उसका शेप कैसा है, टेट्राहाइड्रल। आपने पढ़ा होगा, राइट। फिर है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया, ऑक्सीकरण मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एक कैटालिस्ट लोवर्स, जो कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वो क्या कम करते हैं, टेम्परेचर को, एक्टिवेशन एनर्जी को, प्रेशर को या फिर वॉल्यूम को? करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी को। फिर है पीएच स्केल मीजर, पीएच से हम क्या पता करते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर बोथ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ। क्यों, हम उससे एसिड का भी पता लगा सकते हैं और बेस का भी। <7 है तो एसिड है, <7 है तो बेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, जो कोवेलेंट संयोजक बंध होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ट्रांसफर से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डोनेशन से या फिर लॉस से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए Na प्लस है, ये Cl- है, तो ये तो खैर आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूँ Cl2 की, तो ये एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा दूसरे क्लोरीन से, तो ये एक बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। फिर आइडियल गैस एज्यूम्स, आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरैक्शन, नो इंटरैक्शन, हाई प्रेशर या फिर लो टेम्परेचर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नो इंटरैक्शन, कोई इंटरैक्शन ही नहीं होता, इसीलिए वो आइडल है। फिर है पीरियोडिक ट्रेंड डिपेंड्स ऑन, जो पीरियोडिक ट्रेंड यानी पीरियोडिक टेबल है वो किस पर निर्भर करती है, एटॉमिक नंबर, मास, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम? करेक्ट आंसर क्या होगा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। फिर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स ड्यू टू, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंडक्ट एक दूसरे में कंडक्ट होते हैं किसकी वजह से, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से? करेक्ट आंसर होगा आयंस की वजह से। फिर है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ओपन चेन, रिंग स्ट्रक्चर, लीनियर या फिर ब्रांच्ड? करेक्ट आंसर क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि बेंजीन आपने देखा होगा ना, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर है आइसोमर्स हैव, आइसोमर्स में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम मास होता है, सेम एटम्स ओनली होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सेम फॉर्मूला। जो आइसोमर्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, याद रखना। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल, इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कौन है, तो वो क्या होता है, NaOH, क्योंकि इसमें OH। फिर रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और रिडक्शन यानी अपचयन भी हो रहा।
तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस में मिलेगा आपको? CH4 में, अमोनिया में, CO2 में या फिर CCl4 में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन अमोनिया, क्योंकि ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों ही चीज़ें हैं, तो ये एकदम बेस्ट फिट हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिर है रेट कांस्टेंट यूनिट डिपेंड ऑन, जो रेट कांस्टेंट होता है यूनिट वो किस पे डिपेंड होता है? ऑर्डर पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या फिर वॉल्यूम पे? करेक्ट आंसर ऑर्डर पे। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होती है डिपेंड ऑन रिएक्शन ऑर्डर। फिर है एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी कैसे बढ़ती है? ऑर्डर से, डिसऑर्डर से, एनर्जी से या फिर मास से? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब ही होता है कि लाइक अव्यवस्थित, अपनी जगह से अव्यवस्थित, तो डिसऑर्डर मतलब भी वही होता है। तो डिसऑर्डर आप चीज़ों को इधर उधर करोगे तो एंट्रोपी भी उसकी बढ़ेगी। फिर है पॉलीमराइजेशन फॉर्म्स, पॉलीमराइजेशन किसकी वजह से होता है? मोनोमर्स की वजह से बनता है, लार्ज चेन से, एटम से या फिर आयन से? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा लार्ज चेन, मतलब बड़ी बड़ी चेन्स को अगर हम जोड़ते जाएं तो उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। फिर है इक्विलिब्रियम मीन्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्टॉप, रेट्स इक्वल, नो रिएक्टेंट या नो प्रोडक्ट? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रेट्स इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, तो इक्वल रेट हो जाना। ठीक है, सो दीज आर केमिस्ट्री क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन एंड बायोलॉजी पोर्शन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल टू, जो हमें पता है कि नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेकिन किसके लिए होती है? ऑल, सभी के लिए, कुछ के लिए, नन के लिए या फिर सिर्फ वाटर यानी पानी के लिए? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सम, कुछ चीज़ों के लिए ही सेमी परमिएबल होती है, सबके लिए नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी वाया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है हमें पता है, लेकिन किसके थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर एक्सक्रिएशन? करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इज, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या है? कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है या फिर रैंडम है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेमी कंजर्वेटिव। ईच डीएनए स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, ठीक है, जो भी डीएनए स्ट्रैंड होता है वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। फिर एंजाइम्स एक्ट बाई, एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं? इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी को बढ़ा के, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर डिक्रीजिंग रेट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करके एंजाइम अपना काम करते हैं। ठीक है, फिर है हार्मोन एक्ट्स एज, हार्मोन कैसे काम करते हैं? एंजाइम की तरह, मैसेंजर की तरह, न्यूट्रिएंट्स की तरह या फिर वेस्ट की तरह? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैसेंजर की तरह। जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसलिए ये कैसे काम करेंगे? मैसेंजर्स की तरह। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट या फिर ऑल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल, क्योंकि ब्लड में सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, सारी चीज़ें। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स, फोटोसिंथेसिस किसको किस में बदलता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को लाइट में, हीट को लाइट में या फिर एनर्जी को मास में? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए, दैट इज लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का काम होता है। फिर ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, ट्रांसपिरेशन जो पौधों में होते हैं उससे किस में मदद मिलती है? कूलिंग में, ट्रांसपोर्ट में, बोथ में या फिर नन में? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बोथ, यानी ट्रांसपोर्ट करने में भी और कूलिंग यानी ठंडा करने में भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ, जो नेफ्रॉन होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, ये जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी की यूनिट होती है, लेकिन इसकी जगह अगर न्यूरॉन रखा होता तो वो आपकी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की यूनिट हो जाती, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। फिर रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाई, जो बॉडी में हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, जैसे किसी ने चींटी ने काट लिया या किसी ने नोच लिया तो एकदम से हमारी बॉडी रिफ्लेक्स करती है एकदम से कि क्या हुआ क्या हुआ, तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये किससे कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, हार्ट से या फिर किडनी से? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्विक रिस्पॉन्स होता है जो कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ड्राइवन बाय, इवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? मतलब किससे लिया गया था? म्यूटेशन से, सिलेक्शन से, वेरिएशन से या ऑल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल। ठीक है, इवोल्यूशन में भी म्यूटेशन आता है, सिलेक्शन, वेरिएशन, इस सब चीज़ों में ही
इवोल्यूशन आता है। फिर जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड क्या होता है? यूनिवर्सल है, वेरिएबल है, रैंडम है या फिर लिमिटेड है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल, सभी में पाया जाता है, हर इंसान में जीन्स होते हैं, सब में जेनेटिक कोड होता है। फिर है C4 प्लांट्स रिड्यूस, जो आपने पढ़ा होगा C3 और C4 दो टाइप के प्लांट्स, आपने आपकी क्या नाम बायोलॉजी पोर्शन में पढ़ा होगा। तो उसमें C4 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या फिर ग्रोथ को। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन को। ठीक है, C4 प्लांट्स किसको मिनिमाइज करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को। फिर है एंटीबॉडीज किससे मिलकर बनती है? लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर वाइटामिन होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। जो एंटीबॉडीज होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि एंटीबॉडीज हमेशा प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। फिर है वैक्सीन प्रोवाइड, वैक्सीन से हमें क्या मिलता है? यानी जो टीकाकरण होता है उससे हमें क्या मिलता है? क्योर, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन या फिर पेन? करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्यूनिटी मिलती है। वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। फिर है इकोसिस्टम इंक्लूड्स, जो इकोसिस्टम होता है हमारा उसमें क्या क्या आता है? लिविंग, नॉन लिविंग, बोथ या फिर नन? करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ। हमारे इकोसिस्टम में दोनों ही चीज़ें आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? बोथ। फिर है फूड चेन एंड्स विद, जो फूड चेन होती है वो किस पे खत्म होती है? यहाँ पे शुरू नहीं पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर स्टार्ट बोला होता तो प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पे एंड पूछा है, तो एंड किससे होती है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या फिर प्रीडेटर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिकम्पोजर से। फूड चेन किस पर एंड होती है? डिकम्पोजर पे। फिर क्रोमोसोम्स कैरी, क्रोमोसोम में क्या होता है? प्रोटीन, डीएनए, लिपिड या फिर वाटर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डीएनए। क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं जिसमें जीन्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक कोड्स को यानी हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है वन ऑफस्प्रिंग टू उसके मतलब फादर मदर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। फिर है जीन म्यूटेशन कॉजेज, जीन म्यूटेशन से क्या होता है? वेरिएशन, स्टेबिलिटी, डेथ या फिर ग्रोथ? करेक्ट आंसर इज वेरिएशन, विभिन्नताएं आती हैं। इंसुलिन लोवर्स, इंसुलिन किसको लोअर करता है? शुगर, बीपी, पल्स या टेम्परेचर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शुगर। इंसुलिन किसको कम करता है हमारे बॉडी लेवल में, मतलब ब्लड लेवल में? शुगर को। फिर है हार्ट पंप्स, हार्ट क्या पंप करता है? ऑक्सीजन, ब्लड, वाटर या न्यूट्रेंट? तो क्या करता है? ब्लड को यानी खून को पंप करता है। लंग्स एक्सचेंज, लंग्स किसको एक्सचेंज करते हैं? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या CH4? करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है? एक्सचेंज करने का काम करता है। फिर है डाइजेशन ब्रेक्स, जो डाइजेशन पाचन क्रिया होती है हमारे पेट में या हमें सिस्टम में, बॉडी में, वो किसको ब्रेक करती है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, एनर्जी को मैटर में या मैटर को एनर्जी में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में। ऑब्वियसली बात है, हम कुछ भी खाते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ तोड़ के ही तो हमारी बॉडी आगे बढ़ाती है, फिर हम उसको एक्सक्रीट करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करके ब्लड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ही कन्वर्ट करना ही क्या होता है? डाइजेशन का काम होता है। तो डाइजेशन ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूट एब्जॉर्ब्स, रूट जो जड़ें होती है वो किसको ऑब्जॉर्ब करती हैं? फूड को, वाटर पानी को, ऑक्सीजन को या फिर CO2 को? करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर को। इसीलिए जब हम पानी देते हैं तो जड़ों में पानी देते हैं, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, वाटर, हार्मोन या ऑक्सीजन? तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। सिमिलरली जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर ब्रेन कंट्रोल्स, ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? बॉडी, हार्ट, लंग्स या फिर ऑल? करेक्ट आंसर इज ऑल। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस लीड्स टू, अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे हार्मोन्स, तो क्या होगा? डिसीज होगी, ग्रोथ होगी, एनर्जी होगी, हेल्थ होगी? तो करेक्ट आंसर डिसीज यानी बीमारियां होंगी। फिर है ATP स्टोर्स, ATP कहाँ स्टोर होती है? क्या स्टोर करती है? एनर्जी, प्रोटीन, लिपिड या वाइटामिन? तो ATP क्या स्टोर करती है? एनर्जी को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस, सेल डिवीजन से क्या होता है? ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन या फिर ऑल? करेक्ट आंसर इज ऑल। सेल डिवीजन से ग्रोथ भी होती है, रिपेयर भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर है मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस से क्या बनते हैं? 2 सेल्स, 4 सेल्स, सेम सेल्स या फिर नो डिवीजन? करेक्ट आंसर इज 4 सेल्स ही, जबकि यहाँ पे माइटोसिस होता तो उससे 2 सेल्स बनती। फिर है फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस या फिर गैमीट? करेक्ट आंसर इज जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जाइगोट बनता है, जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है। फिर इम्यूनिटी इज, इम्यूनिटी क्या होती है? डिफेंस, अटैक, ग्रोथ या एनर्जी? तो इम्यूनिटी डिफेंस यानी बचाव करती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
देन है वायरस इज, वायरस क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग, बोथ या सेल, करेक्ट आंसर इज बोथ। क्यों? क्योंकि अगर वायरस बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन अगर यही वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो ये लिविंग हो जाता है, लिविंग की तरह काम करता है, इसीलिए ये बोथ होता है। ठीक है, इसलिए वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, करेक्ट आंसर इज सी। फिर है एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स वो जो मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी स्टडीज, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ऑर्गन या टिश्यूज, तो इकोलॉजी स्टडीज इन्वायरमेंट। फिर पॉपुलेशन इंक्लूड्स, पॉपुलेशन में क्या आता है, सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, ऑल ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स ओनली, करेक्ट आंसर इज सेम स्पीशीज, एक ही जैसे लोग अगर पाए जा रहे हैं एक एरिया में तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, वैरायटी, विभिन्नता, सिमिलरिटी यानी एक जैसा, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, ग्रोथ यानी उसकी उत्पत्ति, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी यानी विभिन्नता पाई जाती है। फिर इवोल्यूशन लीड्स टू, इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, अडेप्टेशन, एक्सटिंक्शन, बोथ या फिर नन, करेक्ट आंसर इज अडेप्टेशन भी होता है और एक्सटिंक्शन भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस मेंटेन्स, होम्योस्टेसिस क्या मेंटेन करता है, बैलेंस, ग्रोथ, एनर्जी या टेम्परेचर, तो होम्योस्टेसिस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, वाटर बैलेंस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने 100 MCQs एक मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए। आई होप इससे आपको कुछ क्वेश्चंस कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर टुमारो एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।